जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे सुरक्षा बल 2024-25 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं साथ में आपको बता दूं कि आपने कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो ये मेरे वो सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो एक बार देखो यहाँ पे नाम लेते हैं सुनील गुप्ता सर, आप बहुत अच्छा मस्त पढ़ाते हैं, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तुषी चौहान, लव यू सर जी। और सत्या यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। अजरुद्दीन यहाँ पे बता रहे हैं जय हिंद सर, तो जय हिंद भैया अजरुद्दीन। और यहाँ पे देखो बीके राज दास कह रहे हैं वेरी नाइस क्लास भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा हैं और क्या है अरोविंद कॉमेडी नहीं एकेडमी है ना, अरविंद एकेडमी, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। यहाँ शिवा सिंह का भी कमेंट आ गया है। इंद्र मलिक क्या है मलिक कुमार। और यहाँ पे अजीत भैया हैं, रामचंद्र हैं, गिरिराज सिंह हैं, तुषी चौहान है, डीके एमन है। और मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है भैया, रिप्लाई में आप चेक कर लेना। और यहाँ पे शिवा सिंह का फिर से, और यहाँ पे खंडवा चेतन भैया, और यहाँ पे अनूप अलाहाबादी हैं, जीके एमन है, श्रद्धा हैं, डार्क सुनील हैं, और अपना खंडवा अजरुद्दीन, मुस्कान, डीके और शिवानी कासगंज, विपिन कुमार, आशीष कुमार। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने क्लास की तरफ। और आज मैं आपको बता दूं आपके रोज़ की तरफ 50 क्वेश्चन है। अभी पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं। मैं आपको बता दूं आपके 50 क्वेश्चन हैं और फुल डिटेल के साथ में होंगे। तो बिल्कुल आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ दिया है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो बताओ मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे याद रखना, ये स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किसके? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप याद रखेंगे। और ये आपकी करंट से भी संबंधित है, तो यहाँ पे याद रखना। और किसने करा है, तो वहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह है ना, सुखविंदर सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो भैया आप बताइएगा, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कुजुल कडफिंसिस, ये तो सभी को रट्टा पड़ा है, कुषाण वंश का है। सिमुक बताओ, सिमुक। तो सिमुक जो था वो था सातवाहन वंश का। किसका? सातवाहन वंश का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कल की क्लास में मैंने बताया था साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और ग्रेमी पुरस्कार कब स्टार्ट हुए थे, है ना। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो ग्रेमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसी आंसर को चुना भी होगा, है ना। और देखो याद रखना, विज्ञान के क्षेत्र में एक कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ना, तो वो भी याद रखना। और साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कृषि के क्षेत्र में आपका वोरलॉग है ना, वोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो भैया जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, पेपर में आपसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले तो याद रखना आपके प्रश्न का जो जवाब है वो हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा, जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी, है ना। कालीबंगा से आपकी काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। और ये कहाँ पर? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ये भी आप याद रखेंगे। और लोथल से याद रखना, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे, चावल के दाने मिले थे, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। मोहनजोदाड़ो से आपके विशाल स्नानागार मिला था, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विशाल स्नानागार मिला था और अन्नागार मिला था, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कोई भी क्लास में अगर त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।
और यहाँ पे देखो दिया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ज़्यादातर 24वें तीर्थकार या पूछे जाते हैं जो कि महावीर स्वामी जी थे, या फिर आपसे संस्थापक पूछे जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ऋषभ देव जी थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ पे आपने जो है ऑप्शन सी को चुना होगा, है ना, ऑप्शन सी को ही कालिदास जी को चुना होगा, तो आपका सही जवाब हो गया। और इनकी जो रचना है वो भी याद रखना, एक तो कुमार संभवम है जो कि ज़्यादातर पूछ ली जाती है, रघुवंशम है ये भी आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं नहीं चाहता कि आज क्लास थोड़ा लंबा हो, क्योंकि 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चनों को पूरा करना है। और यहाँ दिया है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी जो है वो कौन सा देश करेगा। देखो ये क्यों पूछा जा सकता है, मैं रीजन बताऊंगा। पहले तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब संयुक्त अरब अमीरात UAE आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पहले पता ये क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका आयोजन बांग्लादेश में होना था, यहाँ पे सत्ता पलट हो गया है ना, तो इसलिए फिर इसे स्थगित कर दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और याद रखना अपनी इंडिया टीम की आपसे कप्तान भी पूछी जा सकती है ना, भारतीय महिला टीम जो इंडिया टीम है उसकी जो कप्तान है वो कौन है, तो याद रखना वो है हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है अकबर के शासनकाल की समय सीमा क्या थी। अकबर के शासनकाल की समय सीमा जो थी वो क्या थी, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखना अकबर ने द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ा था, है ना, कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में, और तभी ये आया था शासन में, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा मैच आपका हो रहा है। अगर इतना भी पता है ना कि दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा था जो कि 1556 में हुआ था, और प्रथम जो था वो हुआ था 1526 में, है ना, और तीसरा 1761 में हुआ था। तो यहाँ पे अगर 56 वाला ऑप्शन मिल गया तो बिल्कुल इजी लगा सकते हो 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक। और 26 से 30 तक पता किसका शासनकाल था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, बाबर, आक्रांता बाबर, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, तो इसका शासनकाल था। और इसने 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 27 में, फिर 28 में, फिर 29 में युद्ध ही लड़ता रहा। अब यहाँ पे देखो 1530 से 1556 तक इसका शासनकाल रहा, तो ये इसके बेटे का रहा होगा, है ना। तो 1530 से 1556 तक हुमायूं का रहा था, ठीक है ना। और देखो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल रहा। तो 1605 से 1627 तक आप याद रखना जहांगीर का शासनकाल रहा, और फिर 27 से 58 तक शाहजहाँ का, और फिर 58 से 1716 औरंगजेब का रहा। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। कौन सा युद्ध, दोहरिया का युद्ध यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोहरिया का युद्ध भैया यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखना ये हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था, 1532 ईस्वी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो याद रखना एक तरफ था हुमायूं और एक तरफ था महमूद लोदी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखना ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, चौसा का युद्ध। कौन सा, चौसा का युद्ध हुआ था। और 1540 में जिसे विलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध बोलते हो, है ना, तो ये भी बेटा आपको ध्यान में रखना है। बताओ 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था, बताओ 1555 में। तो याद रखना सरहिंद का युद्ध। कौन सा, सरहिंद का युद्ध हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से केरल राज्य की राजधानी क्या है। बताओ केरल राज्य की राजधानी क्या है। आज क्वेश्चन कुछ छोटे होंगे लेकिन आंसर जब करोगे तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ आपने क्या लगाया, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेंगलुरु जो है ये किसकी राजधानी है,
बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है ये भैया कर्नाटक की राजधानी है। भोपाल बताओ किसकी राजधानी है। तो मैं आपके आंसर करने का इंतजार करता हूँ और आप कमेंट बॉक्स में करते होंगे, मुझे पता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। मुंबई बताओ, तो मुंबई याद रखना भैया महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे कोहिमा पूछा जाए तो क्या बताओगे, कोहिमा, तो याद रखना भैया मेघालय, वो सॉरी कोहिमा जो है वो नागालैंड की है। देखो यही गलती हो जाती है, किसकी है, नागालैंड की। और देखो मेघालय की क्या है, तो मेघालय की याद रखना शिलोंग है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, कल मैंने आपको प्रथम बताए थे, आज मैं आपको बताता हूँ भारतीय। तो भारतीय याद रखना वो थे राजगोपालाचार्य जी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप नोट कर लेंगे। और देखो के.एम. करियप्पा जी जो थे ये प्रथम सेना अध्यक्ष थे। कौन थे, सेना अध्यक्ष। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला निवास राज्य कौन सा है। तो भैया सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले निवास करते हैं वो कौन सा राज्य है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो अगर अनुसूचित जाति पूछा जाएगा ना तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, अगर अनुसूचित जाति पूछा जाएगा तो लगाएंगे आप उत्तर प्रदेश को। और अगर अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा, अगर अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो आप किसे करेंगे। तो बताओ भैया यहाँ पे किसे करेंगे। तो याद रखना मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको ये सब बताता हुआ चल रहा हूँ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ पे लेह भी दे रखा है। लेह में याद रखना सबसे कम वर्षा होती है ना। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, मुझे याद आ गया अचानक तो मैंने बता दिया। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। हाल ही में कौन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक बने हैं। तो भैया हाल ही में कौन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना। 2024 के करंट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना अशोक कुमार सिंह जी। कौन, श्री अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी अशोक कुमार जी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने अगर शेरशाह सूरी को टिक किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था वो याद रखना 1540 से लेके 1545 तक था, ठीक है ना। 5 साल के लिए इसका शासन था। अब इसने पता है इसमें जो रुपया इसने नाम रखा था वो आपको कहीं पे 1541 भी अगर ऑप्शन में मिल जाए लिखा हुआ तो आप सही टिक कर देंगे, ठीक है ना। 40 से 45 के बीच में किया था, अगर 41 भी मिलता तो लगा देना। और याद रखना इसके बीच अपने शासनकाल में चांदी का सिक्का जारी किया था। क्या, चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे इसने रुपया नाम दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं ब्रह्ममंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्त मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था आपने ऑप्शन ए ब्रह्ममंडल को चुना होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ याद रखना, ये सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है, मतलब सबसे बाहर की वायुमंडलीय परत है। और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 500 से 1000, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर ऊपर होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको 500 से 1000 किलोमीटर ऊपर होती है। समताप मंडल मैंने आपको बताया था कि वायुयान उड़ते हैं आपके। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, है ना, मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है ना, मैं बस जुगाड़ से लिखता हूँ, इसके ऊपर पेन नहीं है। अब यहाँ पे दिया है, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो भैया बताओ यहाँ पे भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो इनमें से किसने करी थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपने गोपाल कृष्ण गोखले जी को चुना होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों ने इनमें भी टिक किया होगा, है ना।
कोई बात नहीं है दोस्त, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे टाइप किया कि आप इसे लिखें, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 12 जून 1905 को किया था। कब? 12 जून 1905 को स्थापना की थी। और ये कहाँ पर की थी? तो याद रखना ये इन्होंने पुणे में की थी, है ना, पुणे महाराष्ट्र। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, आप अपने नोट्स पे नोट करते हुए चलेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रोज़ की तरह एक ही बात कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरी आवाज़ इस टाइम मेरा दोस्त सुन रहा है, आप सभी को इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा, 100% इस बार आपको सफलता मिलेगी। और आप भी अपने भाई को एक बार सपोर्ट करने के लिए जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक वाला बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना और थोड़ा सा क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और एक लाइन कहूँगा मैं आपसे कि ज़िंदगी का कोई रिमोट नहीं होता है, ज़िंदगी का कोई रिमोट नहीं होता है, जागो उठो और इसे खुद बदलो, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखो यहाँ दिया है निम्न में से जैपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो भैया यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से जैपला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आ गया होगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। सिक्किम में एक आपका जैपला है, ये तो आपको याद रखना ही है। साथ में नाथूला को भी याद रखना, ठीक है ना। क्या? साथ में नाथूला दर्रा को भी याद रखना। उत्तराखंड में बताओ कौन सा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में? कोई अगर याद आ रहा हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा कि भैया एक तो वहाँ पे माना दर्रा पड़ता है ना, एक आपका लिपुलेख दर्रा पड़ता है, एक आपका नीति दर्रा पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे, उत्तराखंड में पड़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश में बताओ, हिमाचल प्रदेश में एक तो आपका सिपकेला दर्रा पड़ता है ना, सिपकेला दर्रा पड़ता है, और दूसरा याद रखना रोहतांग दर्रा पड़ता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे भी आपको याद रखने हैं दोस्त, पूछे जा सकते हैं पेपर में। और चलते हैं अपने, और देखो करंट की एक क्लास कहीं भी आप किसी भी चैनल पे जाके विजिट करो जहाँ करंट की क्लास चल रही हो, करंट अब भी अपना मजबूत रखना है, क्योंकि वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ देखो दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है। बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना भैया, ये आपके आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी है ना। तो इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में और कुछ तमिलनाडु में जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। हालांकि अगर ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश भी मिले तो भी आप टिक इसे करके आना है। और मैं आपको बता दूं ये ना, ये चिल्का के बाद, चिल्का नदी के बाद ये दूसरी सबसे खारे पानी की झील है ना। भारत में ये चिल्का नदी के बाद दूसरी खारे पानी की झील है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा में चिल्का पड़ती है ना। तो ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो एक वो भी पूछ ली जाती है, क्या कहते हैं उसे, लोकटक झील, है ना। कौन सी? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पड़ती है। तो ये भी याद रखना। एक लोनार झील भी याद रखना, ये कहाँ पड़ती है? ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, चुना गया था या चुना गया है। तो आप यहाँ पे बताओ, हाल ही में है तो यहाँ पे था की जगह अगर है लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था या है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? इस टाइम जो है वो है फारूक अहमद। कौन है? फारूक अहमद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे पहले नजमुल हसन पापोन थे, है ना। ये पहले थे, मतलब कि ये इनसे पहले थे, ठीक है ना। फारूक अहमद के बाद से पहले, ये अभी वर्तमान में है ना, फारूक अहमद। तो याद रखना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है किस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। तो बताओ भैया किस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आ गया होगा फ्रांस, है ना। ऑप्शन बी कुछ दोस्तों ने टिक कर दिया होगा, कुछ दोस्तों ने दक्षिण अफ्रीका को भी टिक किया होगा। तो ये तो आपको पता ही है भैया, संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 आप याद रखेंगे, है ना। संविधान संशोधन से रूस से बताओ क्या लिया गया, रूस से। तो याद रखना मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो आपके रूस के संविधान से लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। और देखो यहाँ पे दिया है चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है। बताओ चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है।
तो चैत्य भूमि भैया यहाँ पे याद रखना, ये ज़्यादातर पूछ ली जाती है, क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये चैत्र भूमि स्थित कहाँ है बताओ, चैत्र भूमि जो है ये कहाँ पर स्थित है समाधि, तो याद रखना भैया ये मुंबई में है। कहाँ पर, मुंबई में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का भी नाम आप याद रखना, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं पता है तो फिर आप नोट करो विजय घाट। क्या, विजय घाट, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो भैया वो है राजघाट। क्या है, राजघाट। गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, नारायण घाट। नारायण घाट, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया विषाणु या वायरस से होने वाला रोग नहीं है। विषाणु या वायरस से होने वाला रोग नहीं है, तो भैया विषाणु या वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो तो टाइफाइड होगा भैया। क्या होगा, टाइफाइड ही होगा, क्योंकि जो टाइफाइड है ना वो बैक्टीरिया से होता है ना, किससे, बैक्टीरिया से होता है। और विषाणु या वायरस से होने वाला आपका जो है वो यहाँ पे देखो पोलियो भी हो जाएगा, चेचक भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, और उसके साथ में वो भी हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, ट्रकोमा हो जाएगा। ये सब आपके वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइफाइड आपका राइट आंसर हो गया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका आंसर आने वाला होगा, और कुछ दोस्तों का आंसर जो है वो आ भी गया है। तो यहाँ पे याद रखना भैया रतौंधी है। कौन सा, रतौंधी। बांझपन जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है ना। एक बांझपन है, और इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, है ना। अगर चेहरे से ब्यूटी चली गई तो उसके लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। हालांकि डॉक्टर की सलाह लेके ही लेना है, लेकिन याद रखना, ठीक है ना। ब्यूटी विटामिन और बांझपन जो है वो विटामिन ई की। रिकेट्स बताओ, रिकेट्स बीमारी जो है ये कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है, तो ये डी की कमी से। और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से, है ना, याद रखना। और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा नहीं है, भैया जो नहीं है वो जल में घुलनशील है। तो वो पता कौन सा है, याद रखना भैया, जल में घुलनशील आपका विटामिन बी वर्ग और विटामिन सी होता है। और बाद बाकी ए है, ई है, डी है, और आपका के है, ये क्या है, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताओ 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो बता दूँ ये 24वां जो था ना, ये 2023 में हुआ था। कब, 2023 में हुआ था। अब ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आप याद रखना, ये भैया दुबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दुबई में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दुबई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे याद रखना, किसके, खेल के भी क्षेत्र में दिया जाता है भारत में, और शिक्षा के और विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। तो ये सब आपको याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में देते हैं। और इसका जो प्रारंभ है ना, ये कब से दिए जाना प्रारंभ हुए वो भी याद रखना, 1997 से इन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया है। तो 1997 ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया निम्नलिखित में से कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना SW, वो उसका भी किसी ने आंसर नहीं किया। तो पता नहीं कल क्या हुआ, ऐसा हो गया, कल छुट्टी थी क्या था, किसी दोस्त ने कल की क्लास को वॉच भी नहीं किया और आंसर भी नहीं करा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आपका SW क्वेश्चन है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है हैदर अली के बाद मैसूर का शासक कौन बना था। हैदर अली के बाद मैसूर का जो शासक है वो कौन बना था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना भैया, हैदर अली के बाद बना था उनका बेटा टीपू सुल्तान। कौन बना था, टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं यहाँ पे जो हैदर अली है इसकी मृत्यु हो गई थी 1700
1982 में, हाँ 1782 में हैदर अली द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो याद रखना भैया। और ये जो टीपू ने फिर पातशाह की उपाधि धारण की, है ना, टीपू सुल्तान ने एक पातशाह की भी उपाधि धारण की थी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कब करी थी ये भी आप याद रखना। इसने पातशाह की उपाधि तो जब ये, हाँ 1782 के बाद बैठा था ना गद्दी पे, इसने तब की थी। इसने एक काम और करा था, इसने नौसेना बोर्ड का गठन किया था। क्या करा था, देखो याद आ गया मुझे, नौसेना बोर्ड का गठन किया था। और ये गठन इसने कब किया था, तो ये भी याद रखना 1796 में किया था। कब किया था दोस्त, 1796 में इसने नौसेना बोर्ड का गठन किया था, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से गुलरुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। गुलरुखी लिपि का आरंभ पूछा गया है कि किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखना गुरु अंगद जी, है ना, तो श्री गुरु अंगद देव जी, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल प्रश्न के सही जवाब हो जाएंगे। और देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से गुरु थे, है ना, तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि पहले तो याद रखना गुरु नानक जी ने उसका सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, है ना, तो ये भी याद रखना। उनका जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में तलवंडी, है ना, क्योंकि पहले हम आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, एक तो नानक जी थे, है ना, पहले नंबर पे, तो ये आप याद रखना। दूसरे पे आ जाते हैं अंगद देव जी, है ना, तो ये भी याद रखना। तीसरे पे अमरदास जी आ जाते हैं, तो ये भी याद रखना। चौथे पे रामदास जी आ जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। पाँचवें पे अर्जुन देव जी आ जाते हैं, ये भी याद रखना है। छठे हरगोविंद जी आ जाते हैं, और सातवें जो है वो हरा राय थे। तो यहीं पे मुझसे मिस्टेक हो जाता है, यही हम लोगों से गलती होती है। और जो आठवें थे वो आपके हो जाएंगे हरकिशन, है ना, हरकिशन जी। और नौवें जो थे वो याद रखना तेग बहादुर जी, और 10वें जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आप सब नोट कर लेंगे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी। अभिनव भारत की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। आपका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना, वो हो जाएगा 1904। क्या हो जाएगा, 1904, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और वीर सावरकर जी ने किया था, है ना, याद रखना। यहाँ पे सावरकर जी को आप याद रखना, वीर सावरकर जी ने इसकी स्थापना की थी, और ये नासिक में करी थी भैया। कहाँ पर, नासिक में करी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। और इसके साथ में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो 1905 मुझे दिखा, 1905 में पता क्या हुआ था, इसमें इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, लंदन में, है ना, कहाँ पर, लंदन में। ये किसने करी थी, ये किसने करी थी, तो याद रखना ये करी थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने करी थी, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, आप इसका आंसर करिएगा। और मैं आपको बता दूं, तब तक मैं आपको ना एक लाइन सुनाता हूँ, आप तब तक जाके ना एक बार, जिन्होंने अभी तक लाइक वाला बटन ना दबाया हो ना, प्लीज़ यार एक बार लाइक वाला दबा दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है ना। और देखो मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई गलत कह भी देता है ना, कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ में, मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि कई बार हमें लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं, क्योंकि हमारा समय ऐसा है ना, लोग थोड़ी ना कहते हैं, समय कहलवाता है यार। तो अगर लग भी जाती है तो एक चीज़ मन को समझाया करो कि सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं, है ना। तो भैया कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं, क्योंकि उनका समय सही है ना। और जब हमारा समय सही आएगा तो क्या होगा, तो वही एक लाइन याद रखना कि भाई घड़ी तुम्हारी होगी और समय हमारा होगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्त घबराना नहीं है, बस अब थोड़े दिन की और बाद बढ़िया से पढ़ाई कर लो, और इस बार पेपर क्लियर हो जाएगा। देखो आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था, है ना, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी से एक वचन याद रखना, हे राम, है ना, क्या, हे राम, याद रखना। मंगल पांडे जी से याद रखना, इन्होंने कहा था कि मारो फिरंगी को, क्या कहा था, मारो फिरंगी को, है ना, याद रखना। भगत सिंह जी से इंकलाब जिंदाबाद का नारा याद रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न की तरफ। और देखो इसे कहते हैं, पढ़ाई मैं कर रहा हूँ ना, मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, वो क्या है ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ता हूँ ना, और पढ़ने का मतलब जब मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन कर रहा होता है तो मेरे पड़ोसी को पता चल जाता है कि भैया पढ़ाई कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं सिस्टम की बैकग्राउंड से आवाज़ आनी है ना। तो बिल्कुल दोस्त ये बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दिया है कि भारत में किस तिथि को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। देखो ये प्रश्न ना मैं डबल हैशटैग बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में किस तिथि को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो मैं आपको बताऊँ, ये मनाया गया था 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था, है ना, ऐसे ही याद रखना, 23 अगस्त 2024 को ये मनाया गया था। अब यहाँ पे पता है आपको मैं बताऊँ कि जो 23 अगस्त को, ये पता क्यों, 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 जो है ना, उसके सफलता की वजह से इसे मनाया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, वो लैंड हो गया था, तो 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किससे देश नायक की उपाधि संबंधित है। किससे, तो किससे देश नायक की उपाधि संबंधित है। कल गुरुदेव की उपाधि हम लोगों ने देखी थी, आज यहाँ पे देश नायक की बात हो रही है। तो याद रखना ये हमारे हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी, है ना, ऑप्शन डी। कई बार मेरे भी दिमाग से उतर जाता है, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। इन्हें ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी उपाधि, है ना, किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, तो ये आप याद रखेंगे। और राजा राम मोहन राय जी से याद रखना राजा की उपाधि, है ना, राजा की पूछी जाएगी तो आप राजा राम मोहन राय जी को याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी से याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी से याद रखना, इन्हें वो उसकी दी थी गुरुदेव की, किसकी, गुरुदेव की। देखो यही कल मैंने आपको बताया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से क्या याद रखोगे, इनसे याद रखना देश रत्न की, क्या, देश रत्न की उपाधि, है ना। तो ये आपसे कल मैंने सिर्फ एक बताई थी, आज मैंने आपको वो सभी बताई जो आपसे पूछी जा सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त। तो बिल्कुल याद रखना भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, तो ये आप याद रखना। और ये लगभग 1194 के आसपास करवाया था इसका निर्माण, है ना। तो ऐसे आप याद रखना। और ये कहाँ पर है, ये भैया अजमेर में है ना, अजमेर में। देखो मुझे याद है अजमेर में स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और शाहजहाँ से याद रखना, शाहजहाँ ने उसका कराया था मोती मस्जिद का, किसका, मोती मस्जिद का कराया था। कहाँ पर, आगरा में, है ना, आगरा में कराया था, लाल किले में। और आगरा का जो लाल किला था वो किसने, अकबर ने बनवाया था, है ना। तो ऐसे सब लाइन से याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है। राउफ, देखो ये लोक नृत्य भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे राउफ पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताओगे। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे जम्मू और कश्मीर जिसने भी टिक किया ना, उसका आंसर बिल्कुल क्या, सही हो गया है, ठीक है ना। और देखो उत्तर प्रदेश से याद रखना, उत्तर प्रदेश से आपसे वो भी पूछी जा सकती है रास लीला, है ना, रास लीला और नौटंकी, है ना, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। बिहार से बताओ, बिहार से देखो, एक तो आपको जात्रा याद रखना है ना, जात्रा, और दूसरा था छऊ, है ना, छऊ ऐसे लिखा जाएगा, छऊ, छऊ याद रखना। और देखो वो भी मनाया जाता है, क्या कहते हैं, विदेशिया नृत्य, है ना। तो और यहाँ पे देखो पंजाब, पंजाब से क्या याद रखोगे, भांगड़ा और गिद्दा, है ना, भांगड़ा और गिद्दा याद रखोगे। तो बिल्कुल दोस्त। और अच्छा बताओ पाइका नृत्य, पाइका नृत्य कहाँ से संबंधित है। कुछ दोस्तों ने कर दिया होगा आंसर, झारखंड, है ना। वाकई में बहुत दोस्त बढ़िया तैयारी कर रहे हो आप लोग। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है, बताओ। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है। भैया जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, बृहस्पति। इसका कलर भी पीला ही है ना। और आज बृहस्पतिवार भी है ना। तो बिल्कुल याद रखना भैया, बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा है, ये 12 वर्ष में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, ये भी याद रखना। सूर्य को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्या, सबसे गर्म ग्रह भी
कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। और इसकी जो घूर्णन है ना वो धीमी घूर्णन है, सबसे धीमी घूर्णन भी याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे तेज बृहस्पति, सबसे धीमी शुक्र। और बुध जो है ना, देखो ये मत कहना कि सबसे धीमी तो उसकी है, जो बुध है ना ये तेज गति से परिक्रमण करता है, ये तेज गति से परिक्रमण करता है। परिक्रमण में पूछा जाएगा तो बुध याद रखना। और सबसे धीमी वरुण याद रखना, ये सबसे दूर है ना, हरा कलर का होता है ये, है ना, तो ये सबसे धीमी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये परिक्रमण धीमी करता है। ये दोनों परिक्रमण वाले और ये दोनों घूर्णन वाले, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, ये सबसे तेज, ये कम, ये सबसे कम, ये सबसे तेज, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत होता है? ये लो तो उस दिन कर चुके, कार्बोहाइड्रेट का होता है ना, बसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ, एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब बताओ प्रश्न का आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका वी श्रीनिवासन जी हो जाएगा क्या राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वी श्रीनिवासन जी हो जाएगा। ये आईपीएस ऑफिसर हैं 1992 बैच के, ठीक है ना, ये आप याद रखना। श्री दलजीत सिंह चौधरी जी जो हैं ये किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो याद रखना भैया ये वीएसएफ के, वीएसएफ वर्ल्ड सिक्योरिटी फोर्स 1965 में, है ना। और श्री मनोज यादव जी आरपीएफ, है ना। ये देखो भूलना मत, पूछा जा सकता है, ये तो आप जिसका पेपर देने जा रहे हो उसी के महानिदेशक। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका मुख्यालय यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल बहुत से दोस्तों का आंसर आ भी चुका है, जिनेवा भैया, जिनेवा 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 स्विट्जरलैंड, है ना। तो बिल्कुल इसकी स्थापना बिल्कुल दोस्त 7 अप्रैल 1948, कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखना भैया 194 देश सदस्य हैं। कुछ दोस्त 193 सोच रहे होंगे, 194 देश सदस्य हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? अभी देखो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात भी की थी, वहाँ पे गवर्नर जनरल पूछ लिया गया, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया इसमें आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। मैंने बताया था ना 1782 को, है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो यहाँ पे दिया है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताओ। देखो इसका आप आंसर करो। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि भैया जीएफ और बीएफ पर ध्यान मत दो, है ना, जीके जीएस पर ध्यान दो, है ना। एक दोस्त ने लौट के मुझसे ही पूछ लिया, कमेंट किया था, हालांकि मुझे याद नहीं किसने किया था, कि भैया आपकी जीएफ नहीं है क्या? आपकी जीएफ नहीं है क्या? देखो दोस्त, जिम्मेदारियां ना आदमी को बिल्कुल मोड़ देती हैं, है ना। मुझ पे जिम्मेदारियां हैं तो मैं समझ रहा हूँ। और वरना देखो एक लाइन सुनाता हूँ, चलो ठीक है ना, कोई गलती हो जाए उसके लिए पहले सॉरी, है ना। एक लाइन सुनाता हूँ कि इश्क की पतंगे उड़ाना छोड़ दी हमने, इश्क की पतंगे उड़ाना छोड़ दी हमने, हर हसीना की छत पर हमारे ही धागे हुआ करते थे, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो दोस्त, क्योंकि अब समय नहीं बचा है पेपर का। और यहाँ पे याद रखना, अशोक ने बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। किससे? तो बिल्कुल यहाँ पे उपगुप्त आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, अशोक का आध्यात्मिक गुरु भी उपगुप्त को माना जाता है ना, आध्यात्मिक गुरु भी उपगुप्त को माना जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कल्हड़ के समय कौन शासक था? बताओ, कल्हड़ के समय कौन शासक था? तो भैया कल्हड़ किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना भैया, ये हो जाएंगे हर्षदेव। यहाँ पे मतलब कि सम्राट हर्ष दिया है ना ऑप्शन में, तो सम्राट हर्ष यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है बहुत फेमस जो कि पूछी जाती है कल्हड़ की, पता कौन सी?
रासतरंगिणी, है ना, रासतरंगिणी। और इसमें याद रखना, इसमें कुल 8 तरंग हैं। क्या? कुल 8 तरंग हैं और लगभग आप 8,000, है ना, ऐसे मान लो 8,000 श्लोक हैं। क्या हैं? श्लोक हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, रासतरंगिणी ज़्यादातर पूछ ली जाती है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया निम्नलिखित में से हैजा के रोगुड़ की खोज किसने की थी। इस प्रश्न को इसका आंसर मुझे बिल्कुल रटा पड़ा था सबकी तरह, रॉबर्ट कोच, है ना। तो मैंने भी इसे लगाया, लेकिन जब मैंने इसे गूगल पे चेक किया तो मैंने एक चीज़ पाया वहाँ से कि रॉबर्ट कोच ने तो किया था बाद में, इससे पहले एक इटली के डॉक्टर थे, उनका नाम था फिलिप्पो पैसिनी, है ना, फिलिप्पो पैसिनी नाम था। और इन्होंने पता है 1854 में ही खोज कर ली थी। फिर स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1883 में, है ना। कब? 1883 में स्वतंत्र रूप से खोज की थी। तो यहाँ पे इस हिसाब से जब मैंने ये दोनों डिटेल देखी तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे आपको बताना चाहिए और आपको एक ऑप्शन डी देना चाहिए, ए और बी दोनों। क्योंकि कुछ दोस्त ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कुछ बी को करेंगे और फिर मुझसे कहेंगे भैया रॉबर्ट कोच नहीं था, इसमें ये था, इसने पहले करी थी। तो यहाँ पे याद रखना, दोनों का मैंने डेट भी आपको बता दिया, वो सन भी बता दिया कि कब किसने की थी, और इन्होंने स्वतंत्र रूप से की थी, है ना, रॉबर्ट कोच ने। तो ऐसे याद रखना बिल्कुल दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न। 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो यहाँ पे आप क्या बताओगे? तो ये प्रश्न ना, इसका जब आंसर आता है तो हम फटाक से कर देते हैं, कभी कभी नहीं दिया जाता, इनमें से कोई ही चुनना पड़ता है। याद रखना 3600 जूल। कितना? 3600 जूल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आपको चुनना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। देखो ये हम लोग कल या परसों की क्लास में पढ़ चुके, परसों की क्लास में शायद पढ़ा था। अब यहाँ पे इसका जवाब आप SW है आपका, कमेंट बॉक्स में आप करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है। बताओ सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो भैया सिडनी जो है वो याद रखना, वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? डार्लिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रिगिस जो है इसके किनारे वो है बगदाद। क्या? बगदाद स्थित है, ठीक ना, बगदाद। रावी नदी के, तो रावी नदी के किनारे तो वो है यार लाहौर, है ना। क्या? लाहौर। देखो कभी कभी याद नहीं रहता है। इरावदी के किनारे तो वो है क्या? रंगून, है ना, मेरे पिया गए रंगून। तो ऐसे याद रखना, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था उसे अंग्रेज़ों ने अरेस्ट करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? रंगून, है ना, जो कि म्यांमार या वर्मा बोल सकते हो, पुराना नाम बर्मा था, अब म्यांमार है। तो याद रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। दक्षिण कोरिया की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछा है, अब करो इसका आंसर। अब दोस्त यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सियोल, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, मैं खुश हुआ, आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया। और प्योंगयांग जो है ना, प्योंगयांग ऑप्शन है, ये याद रखना, ये किसकी है? ये याद रखना, ये है उत्तर कोरिया की, है ना। किसकी? उत्तर कोरिया की। दक्षिण कोरिया की यहाँ पे सियोल है, उत्तर कोरिया की यहाँ पे प्योंगयांग है, ठीक है ना। टोक्यो बताओ, टोक्यो। यहाँ पे टोक्यो जो भैया है ये जापान की है, देखो याद आ गया है ना। और रोम बताओ, रोम किसकी है? भैया इटली की है। किसकी? इटली की। और देखो अच्छा चलो लीमा बताओ, लीमा, लीमा पेरू की, है ना, याद रखोगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है दाची-गाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दाची-गाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ लोकेटेड है, किस राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर आता हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शन डी आपने टिक कर दिया है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है ना। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था आपका जो आंसर है वो जम्मू कश्मीर ही आएगा। और देखो एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, नैनीताल में भी याद रखना, नैनीताल मतलब उत्तराखंड। तो यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में रणथंभौर, केरल में बताओ, केरल में पेरियार। कौन सा? पेरियार। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे सोच समझ के जवाब करना, ऑप्शन डी, है ना, राजस्थान।
आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। और केरल में इडुक्की परियोजना है ना, इडुक्की कहाँ पड़ता है, केरल में ही पड़ता है। और देखो बिहार में कोसी है ना, कोसी परियोजना, कोसी नदी इसका वैसे भी बिहार का शोक भी है। उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड बताओ तो इसमें टिहरी बांध योजना है, कौन सी, यहाँ पे टा बनाना था, टा बना दिया, माफ़ी चाहते हैं, रुक जाओ। टिहरी बांध योजना, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने सेकंड लास्ट पे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप देखो रेलवे से एक पूछ लिया और भैया इसका आंसर हमें नहीं पता है, तो बिल्कुल दोस्त कोई बात नहीं, इलाहाबाद नोट करो। इसकी स्थापना भी याद रखना है, ये 1 अप्रैल 2003 को हुई थी, है ना, तो ये भी आप याद रखोगे। जबलपुर में बताओ, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, है ना, जबलपुर। हाजीपुर बताओ, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे भैया, पूर्व मध्य रेलवे, है ना, यहाँ पे देखो सब मध्य रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, है ना। और चेन्नई में बताओ, चेन्नई में तो याद रखना दक्षिण रेलवे, है ना, दक्षिण रेलवे। और पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे ज़्यादातर पूछी जाती है, याद रखना कोलकाता, कहाँ पर, कोलकाता, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, जुलू जनजाति कहाँ निवास करती है, जुलू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जुलू जनजाति जो है वो आपको याद रखना है, ये करती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर करती है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो एक आपसे पूछी जाती है पिग्मी जनजाति, है ना, पिग्मी जनजाति पूछी जाती है, तो ये याद रखना ये मध्य अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ पर, मध्य अफ्रीका में निवास करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।